हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर के क्लासेस में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका महत्व क्या है, वो सब हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रिएटिविटी होती है कि किस अवस्था में बढ़ जाती है और किस अवस्था में कम हो जाती है। फिर जिस अवस्था में ये जो क्रिएटिविटी है ये ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, उसे कहते हैं संक्रांति अवस्था। तो संक्रांति अवस्था वह अवस्था है जिसमें सृजन की क्षमता यानी क्रिएटिविटी की जो दर है वो या तो कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? 5 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 13 से 15 वर्ष और 17 से 19 वर्ष। अब इन अवस्थाओं में ऐसा क्या होता है कि ये जो क्रिएटिविटी है कम ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले है 5 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्या करता है? स्कूल जाना शुरू करता है, टीचर्स के कांटेक्ट में आता है। अब इनके कांटेक्ट में आएगा तो उस क्या सीखता है? इस समय वो डिसिप्लिन सीखता है। डिसिप्लिन सीखा इसने और क्या करता है? पढ़ना लिखना सीखता है या फिर और दोस्तों के साथ इंटरएक्शन करता है, फ्रेंड्स के साथ इंटरएक्शन सीखता है। फिर दूसरी अवस्था होती है 8 से 10 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्या करता है? तो जब बालक 8 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है तो इस समय बालक अपने साथी समूह के साथ ज़्यादा खेलता है या फिर यानी कि ग्रुप सिस्टम हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है। मतलब वो झुंड बना के रहना सीखता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना सीखता है और खेल में रुचि बढ़ जाती है। खेल में रुचि बढ़ जाती है। फिर 13 से 15 वर्ष तक की अवस्था, तीसरी संक्रांति अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में बालक किस में प्रवेश करता है? किशोरावस्था में। 13 वर्ष के बाद आ गई ना किशोरावस्था। तो इस समय जो बालक होता है उससे हम कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी उन्हें जो मैच्योरिटी होती है किशोर की तरह व्यवहार करवाते हैं। फिर 17 से जो 19 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस समय जो बालक होता है बालक फ्यूचर फोकस हो जाता है, यानी वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं आगे जाकर अपने फ्यूचर में क्या करूँगा। तो इस समय बालक कैसा हो जाता है? फ्यूचर फोकस हो जाता है और गोल ओरिएंटेड हो जाता है। गोल ओरिएंटेड हो जाता है यानी कि वह अपने फ्यूचर के बारे में सिक्योर हो जाता है और उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। तो कौन कौन बढ़ाएगा? सही टाइम पे अगर उसे सिखाएंगे तो एक्साइटेड ज़्यादा होता है, मतलब और ज़्यादा उसमें रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा। एक्साइटेड होगा तो अनुकूल पारिवारिक वातावरण, मतलब जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है वो फेवरेबल होना चाहिए। फैमिली वाले उससे उसके इंटरेस्ट में उसकी जो क्रिएटिविटी होती है उसमें सपोर्ट करने चाहिए। और सामाजिक अभिवृत्तियाँ, मतलब जो समाज वाले हैं वो भी उसे सपोर्ट करने चाहिए। फिर उसके बाद है नेगेटिव फैक्टर्स, मतलब वे फैक्टर्स जो क्रिएटिविटी को कम करेंगे। वो है सही प्रश्नों का जवाब न देना, मतलब अब बालक जो होता है उसकी जिज्ञासा होती है। इस अवस्था में बालक क्या होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो अगर बालक प्रश्न ज़्यादा पूछता है, अगर उसके प्रश्नों का उसे सही जवाब नहीं मिल रहा है, वो अपने उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे क्या होगा? उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी। बड़े लोग अगर उसके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं देंगे तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो दब जाती है। फिर आगे कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित नहीं करना। क्रिएटिविटी कब होती है? जब कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है कि हाँ मुझे इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं उसमें क्या कुछ और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट क्या कर सकता हूँ। ये तो तभी होगा, क्रिएटिविटी तभी होगी जब वो इमेजिनेशन करेगा। तो अगर हम उसकी इमेजिनेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसे एनकरेज नहीं करेंगे, तब तक बालक में क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। फिर है अधिक छूट या आज़ादी, मतलब अगर बच्चों को ज़्यादा ही आज़ादी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, तो वह अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं क्योंकि वो सब उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो वह किसी चीज़ को और अच्छे तरीके से ढंग से नहीं कर सकते क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ यही बात आएगी, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा, तो मैं और एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ। तो ये नहीं होगा तब तक वो इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा, थिंकिंग नहीं कर पाएगा, तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी। फिर रूढ़िवादी पारिवारिक वातावरण, अगर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब जो फैमिली है वो पुराने ख्यालातों की सपोर्ट नहीं करे, उनके सपनों के पीछे उनकी जो इमेजिनेशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा? क्रिएटिविटी कम हो जाएंगी। तो ये थे नेगेटिव फैक्टर्स, ये थे हेल्पिंग फैक्टर्स जो क्रिएटिविटी को कम या ज़्यादा कर रहे हैं।
फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कि क्रिएटिविटी बाल्यावस्था में किस तरीके से होती है। मतलब जो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती, बाल्यावस्था कौन सी है? 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक अपनी क्रिएटिविटी किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो अगली हेडिंग है क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। मतलब बाल्यावस्था में बालक अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, यानी किन किन तरीक़ों से वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे दूसरों को शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो फिर है एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। मतलब बाल्यावस्था में बालक अपने जो क्रिएटिविटी है उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो उसमें सबसे पहले है नाटकीय खेल। अब इन खेलों में क्या होते हैं? तो सबसे पहले इन्हें मेक बिलीव प्ले भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मेक बिलीव प्ले। मतलब नाटकीय खेलों को और किस नाम से जाना जाता है? मेक बिलीव प्ले। इनके माध्यम से बालक अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इन खेलों में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। बालक खुश होकर ड्रामा में भाग लेते हैं। इनसे अपार संतुष्टि और तृप्ति मिलती है। मतलब नाटकीय खेलों को और क्या कहेंगे? एक तो मेक बिलीव प्ले कहेंगे, एक जो ड्रामाज होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मतलब जब बालक ड्रामा में पार्ट लेते हैं तो उनकी जो इच्छाएं होती है, उनकी जो खुशी होती है वो सब एक्सप्रेस हो जाती है। तो इनके द्वारा भी बालक अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद है रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल। अब इन खेलों में क्या होता है? जब बालक 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी जो रुचि होती है वो नाटकीय खेलों के कम हो जाती है, रचनात्मक खेलों में बढ़ने लगती है। तो ये कब होता है? 5 से 6 वर्ष। और ये अवस्था कौन सी होती है? प्रथम संक्रांति अवस्था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है? बालक में नाटकीय खेलों की रुचि तो कम हो जाएगी लेकिन रचनात्मक खेलों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर और रचनात्मक खेलों का विकास ज़्यादा होने लगता है। बालक अकेले या साथी के द्वारा रचनात्मक खेलों को खेलते हैं। जैसे पेंटिंग करने के लिए बालक को किसी दूसरे साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अकेले ही पेपर पेंसिल पर ड्रॉ करने लगता है और आनंदित हो जाता है। वह अपने हाथों से बनाए चित्रों को दूसरों को दिखाता है और खुश होता है। तो मतलब रचना कर रहा है, यानी वह कुछ ना कुछ खुद के मन से बना रहा है। तो इस अवस्था में और क्या होता है? खुद की रचना से संतुष्ट होता है। खुद की रचना से संतुष्टि मिलती है उसे खुद की रचना से संतुष्टि मिलती है। तो क्या होता है? इससे आनंदित हो जाता है, वह आनंदित हो जाता है। फिर जो थर्ड टाइप का खेल है जिसके द्वारा बालक अपने इमोशंस, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करता है, वो है ड्राइंग, चित्रांकन करना। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जब बालक के हाथों में पेपर पेंसिल रबड़ आदि दे दिए जाएंगे तो वह पेपर पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचेगा, उसमें मनपसंद रंग भरेगा। लेकिन फिर प्रारंभ में बालकों को जिन चित्रों को बनाते हैं वे अक्सर किताबों में देखा देखी करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में बालक जो भी ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके से होते हैं? किताबों से देख कर करते हैं। किताबों से देखकर ड्रॉ करेंगे। कब? स्टार्टिंग एज में। स्टार्टिंग एज में बालक क्या करता है? जो भी चित्र बनाता है वो देखकर बनाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करता है?
खुद के द्वारा वो चित्रण करता है, मतलब खुद के द्वारा फिर चित्र बनाना प्रारंभ करता है। तो इससे भी इसकी क्रिएटिविटी बाहर निकलती है। फिर नेक्स्ट है अगला काल्पनिक साथी। अब इसके द्वारा क्या होता है, जब बालक अपनी कल्पना में किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर को अपना साथी चुनता है और उससे अपने मन की बात बताता है, तब वह उसका इमेजिनरी कंपेनियन कहलाता है, यानी कि काल्पनिक साथी कहलाता है। और वह उसे अपना सच्चा दोस्त समझता है, अपनी सारी जो सीक्रेट बातें होती है वह उसको बताता है। तो मतलब जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो वह क्या करता है, अपना काल्पनिक साथी भी चुनता है, यानी वो क्या बनाते हैं, अपना इमेजिनरी वह अपना इमेजिनरी कंपेनियन बनाता है, यानी वह अपने माइंड में एक ऐसे इंसान को सोच लेता है, कोई वस्तु सोच लेता है, कोई जानवर सोच लेता है, जिसे वो अपना सच्चा दोस्त मानता है और मन ही मन उसे अपनी सारी मन की बात बताता है, अपने जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो उसके साथ शेयर करता है। तो वो क्या होता है, काल्पनिक साथी। और ऐसा थॉट बालक में कब आता है, बाल्यावस्था में। फिर अगला है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न का अर्थ होता है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। एक तो होगा दीवा स्वप्न और एक होगा स्वप्न। और ये तो वो सपने होते हैं जो हम रात में सोते समय देखते हैं। फिर दीवा स्वप्न वो होते हैं जो दिन में खुद देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है कि थोड़ी देर के लिए सही, मगर वे तनाव मुक्त हो जाते हैं, उनकी बोरियत दूर हो जाती है, वे यथार्थ मतलब रियलिटी से हटकर कल्पना लोक में विचरण करते हैं। मतलब दीवा स्वप्न वे होते हैं जिसमें बालक बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है कि काश मैं ऐसा हो जाता तो। और वो कैसा होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उस थोड़े से समय में वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसमें बहुत क्या हो जाती है, उसे तृप्ति मिल जाती है। तो ये वो क्या कहलाते हैं, दीवा स्वप्न कहलाते हैं, यानी डे ड्रीमिंग कहलाते हैं। तो ये सभी तो वो एक्सप्रेशन थे जो बालक अपनी क्रिएटिविटी में प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है, इस क्रिएटिविटी को फैक्टर कितने होते हैं, मतलब क्रिएटिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक जितने भी विकास पढ़े हैं उन सभी विकास में सारे फैक्टर्स सिमिलर ही थे, तो इसके अंदर भी वही सब आएंगे। फिर है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला हो जाएगा पारिवारिक वातावरण। फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, नहीं करेंगे तो कम हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण। फिर अगर फैमिली वाले भी किसको सपोर्ट करेंगे, अगर लिंग भेद हुआ तो लड़कों को सपोर्ट करेंगे और लड़कियों को नहीं करेंगे। अगर उनकी रूढ़िवादी विचारधारा होगी कि लड़कों को करना लड़कियों को नहीं करना, तो ये क्या होगा, लिंग भेद को अपनाएंगे। तो अगर लड़कों को करेंगे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, लड़कियों को नहीं करेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है शहरी वातावरण, मतलब बालक के आसपास का जो वातावरण है वो भी इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद अगला है शिक्षक का उत्तरदायित्व, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। फिर नेक्स्ट होगा, उसके बाद है माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड पेरेंट्स।
मतलब क्रिएटिविटी बनाने के लिए किन की ज़रूरत होती है, किन की इंपॉर्टेंस होती है, फैमिली और पेरेंट्स की। अगर ये दो लोग सपोर्ट करते और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो क्रिएटिविटी को कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 13 है सृजनात्मक विकास, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।